नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 26 जनवरी 2026 को दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैंडिडेट्स का सम्मान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैंडिडेट्स की मेहनत और अनुशासन की सराहना की और उन्हें देशभक्ति और सेवा भाव बनाए रखने के लिए भी प्रेरित किया गया है। आपको जानकारी देते चले, इसको लेकर ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है और काफ़ी चीज़ें उन्होंने कहा है युवा पीढ़ी को लेकर और युवा पीढ़ी का उत्साह और साहस हमारे देश की शक्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और एनसीसी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कैंडिडेट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र और इसके साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका आपके घर में स्वागत है। ये सीएम हाउस आपका अपना है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी आपके जैसा वर्दी लगाकर ऐसे आनंद के साथ एनसीसी में लंबा समय बिता चुका हूँ। स्कूली जीवन में, कॉलेज के जीवन में सच में एनसीसी हो, एनएसएस हो, ये हमारे लिए एक अपने जीवन का अभी आपका जो समय गुजरा और जो अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं ने आपका जो इस मंच पर भी अपना प्रदर्शन किया, कितना ठक ठक भाषण दे रहा था, ऐसा लग रहा नेता बनेगा हमारा कार्य। जोरदार, ये है कैडेट का अपना कमाल। जोरदार ताली बजाएं, जरा बजाओ तो दिल से बजा, लगना चाहिए हाँ हमारा अपना। और उतना ही उत्कृष्ट क्रमशः में 14, 24, 25 एक के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप 6 से 4, 4 से 3 पे आए, तब 2 कदम रह गया है। मैं अभी से शुभकामना दे देता हूँ सभी मित्रों को। भविष्य की दृष्टि से हो सकता है 27 में आप नंबर 1 पे आइए, मेरी कामना है, मेरी अपनी ओर से बधाई। गणतंत्र दिवस की परेड, ये गौरव, और ये गौरव और तब बढ़ जाता है जब दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वो हमारा देश भारत है। और ऐसे लोकतांत्रिक देश में हमें और इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। जब मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ तो जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करें। एक लोकतांत्रिक देश के नेता कैसे होते हैं, कितने प्रकार से वो सोचते हैं। मुझे गर्व है कि वो भी अपने आप का एनसीसी के साथ गुजारे हुए समय पे गर्व करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बाल्यकाल के, स्कूली जीवन के चित्र हम देखते हैं तो वो ऐसे ही आप में से कोई का चित्र दिखेगा। इस प्रकार से एनसीसी की वर्दी पहने वो आनंद के साथ अपने गर्व के उन क्षणों को स्मरण करते हैं। और एनसीसी के समान एनएसएस वालों के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे एनएसएस के मित्रों ने भी अपनी जो भूमिका अदा की, मैं आपको भी बधाई देना चाह रहा हूँ। और ये सही कहा अनुपम राजन जी ने, अब हमको टारगेट डबल 1.5 लाख से 3 लाख की तरफ ले जाना है। तो उनने जब बोला तो किसी ने ताली नहीं बजी, मुझे लगता है कि पसंद नहीं आया उनका सुझाव। हमारा डबल टारगेट मिल रहा है, ये बात सही है। आज के इस दौर में आपकी भूमिका लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। आपके माध्यम से स्कूली जीवन, कॉलेज के जीवन के आधार पर हम अपने इन सारी चीज़ों की परिस्थितियों, जैसे आप महसूस करिएगा हमारे अपने देश के अंदर आज के समय में, अब तो संचार साधन बहुत थोड़े से में सब बता देते हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दुनिया बहुत छोटी हो गई। और छोटी दुनिया में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आपको वो सब दिख जाएगा जो आज के लिए आपको देखना बहुत आवश्यक भी है। इन सारी बातों से अब अनजान रहने से बात नहीं बनने वाली। हमारे देश के लोग
हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहाँ ये चूक हुई वहाँ दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है और हमारे लिए और ज़्यादा चुनौती तब बढ़ जाती है जब हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है। हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है जितने प्रकार की चुनौती है। आप बगल के अपने दो देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा है प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपनी उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है, 1 बार मारो 2 बार मारो फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारा। आज के इस दौर में मैं जवानों से तो बात कर ही सकता हूँ ना, इस नाते से आपके साथ में चर्चा करते हुए ये आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट का टाइम देखा है, लेकिन आपकी पीढ़ी ने ये बदलते दौर का भारत देखा है। हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट देखा है कि ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, छोटा सा देश, मुंह उठाए जब देखो तब तकलीफ देता था, मुंह उठाए जब देखो तब बम फूट जाते थे। बम्बई से लगाकर दिल्ली तक देश की सीमाओं के अंदर, सीमाओं के ऊपर सैनिकों के सर काट करके वो अपनी सीमाओं में ले जाते थे। वो दिन भी देखा हमने, दर्दनाक सीन, जब हमारे इस देश के अंदर कई बार घटनाएं ऐसी घटी कि अपना सबका एक तरह से लगा के खून खोल उठा है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश उन 3 देशों में शामिल हुआ है जो दुश्मनों से निपटकर उनके घर में घुस के मारने में सक्षम होता है। ये आज का हमारा समय है। और 3 बार तीनों अलग अलग प्रकार से मारने के लिए ये घटनाएं आप केवल स्मरण रखना, हर बार हमारा एक तरीका नहीं रहा है। कभी हम अपने सैनिकों को उनके घर में घुस करके मार करके सुरक्षित वापस लाकर आए, कभी हमारा मूछ वाला अभिनंदन का चित्र हमारी आंखों के सामने जाता नहीं, जिसकी मूछें अपने देश का गौरव देने के लिए हमारे सबके सामने दिखा है कि हमारे व्यक्तियों ने उनके आतंकवादियों को घर में जा कर के मारा और भूल से उनके अपने कारण से उनने उसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके वो दिन भर दिखाते रहिए, काश एक बार पीएम बात कर ले, चलो पीएम नहीं तो कोई मंत्री बात कर ले, बात नहीं करे तो टेलीफोन कर दे तो हम आपका सैनिक छोड़ेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा वाक्य रखा था, उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा आपके आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमाओं को नहीं माना और हमारे सैनिकों के सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला करके अगर उनके प्राण लेने का उनने दुष्कृत्य किया है तो इसका बदला हमने, जब वो हमारी सीमा नहीं मानते तो हम आपकी सीमा नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारने वाले, आपके सैनिक को भी नहीं मारने वाले, लेकिन जहां आतंकवादी छिपे उनको जरूर मार कर आएंगे। और उसको मारने का अभियान सफलता के साथ हमारी सेना के जरिए हमने सफलता के साथ पूरा किया और उसके दौर में लौट के आने में उनकी सेना ने हमारे प्लेन को गिराने का दुस्साहस किया। तो दुस्साहस में उन्होंने कहा अभी तक तो हमने केवल आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब अगर आपने हमारे जवान पे एक उंगली भी लगाई तो भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी, आपका नामो निशान मिटा देगी। ये हमारा उस समय का प्रण।
और कहने की बात नहीं, करके दिखाने की जो घटना है, अब उसके आधार पर पाकिस्तान ने बगैर कोई बात किए ससम्मान हमारे सैनिक को हमारे पास छोड़ा, हमारे पायलट को हमारे पास छोड़ा। ये आपकी अपने इस दौर के समय की ये गौरव गाथा है। मैं आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से खासकर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के दौर में खासकर इस बार तो और आनंद आया है। आज हमारे सामने जो मुझे बताया गया है कि जितने प्रकार से ये पुरुष टुकड़ियों का भी नेतृत्व, पूरी परेड का नेतृत्व शायद नारी सशक्तिकरण को समर्पित था। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। आज के इस दौर में कितना अभूतपूर्व पल होगा कर्तव्य पथ पर जब किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की पुरुष की अर्धसैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमें रानी झांसी, दुर्गावती और गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस वर्ष हमारी 23 बालिका कैडेट्स कर्तव्य पथ मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी। उन बेटियों को मार्च करते देख करके हमारा भी मस्तक गर्व से भर गया। आनंद आया कि हाँ, ये हमारी बेटियां अब असंभव से भी संभव करने के लिए आगे बढ़ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से रक्षा सेवाओं में बहनों को भी स्थायी कमीशन दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी। और नौसेना की अग्निपथ योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण, बड़ी संख्या में महिला अग्निवीरों की भर्ती, ये सब कदम भारत की प्रगति को दर्शाते हैं। सैनिक स्कूलों में, नेशनल डिफेंस अकादमी में अब बेटियों के लिए मौका मिलना ये सौभाग्य की बात है। आज देश के सैकड़ों सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियां अध्ययन कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने आरडीसी की घुड़सवारी प्रतियोगिता में 3 पदक जीते। साथ ही बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी हमारे बच्चों ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए। मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और जैसा कि हम सबको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की है और वहीं पर आपको बता दें कि इस अवसर पर ही उन्होंने दाल उद्योग से ही जुड़े कई मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा की है। कार्यक्रम में उद्योग से जुड़े गणमान्य व्यक्ति और व्यापारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उद्योग के विकास और किसानों की हितैषी योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि दाल उत्पादन और व्यापार में सुधार हो और किसानों को उचित लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान ही उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया और मोहन यादव ने उन्हें सुनने के बाद समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आश्वासन दिया। इस तरह उन्होंने वैश्विक निवेशों और उद्योगपतियों से संवाद भी किए। देवेंद्र सज्जनों, हमारे बीच में तालियों के अनुगूंज के साथ में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी। माइक चालू कर भाई। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण, माननीय रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, महामंत्री गौरव रणदिवे जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, हमारे सावन सोनकर जी, हरियाणा यादव जी, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय रुपेश राठी जी, माननीय रमेश अग्रवाल जी, इस मंच के सामने उपस्थित मध्य प्रदेश और देश भर से आए सभी व्यापारी भाइयों, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन के लिए
धन्यवाद भी अदा करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सुशासन, जन कल्याण और लोक सेवा की भावनाओं को लेकर के एक ऐसी देवी जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन्य जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सबके माध्यम से। चाहे बनारस हो, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर हो, उज्जैन, हर स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से भारत की पहचान तो सोने की चिड़िया के नाते थी, लेकिन हमारी उस चिड़िया के माध्यम से जो स्वर्ण की चमक की लालच लोगों को लगी, उसने हमारी संस्कृति की धारा पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब कितने अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ और कितने अच्छे मुहावरे बनते हैं। हमारे यहाँ बरसों हजारों साल तक लोगों की दाल नहीं गली। ये मध्य प्रदेश की और देश की अपनी पहचान थी, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से हमारे देवस्थान सहित हमारे सभी प्रतिमान और मान बिंदुओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो आज परिणाम हमको सबको मालूम है। आज लेकिन ये और कोई देश होंगे, कई सारे देश जिनके आधार पर उनकी अपनी अपनी संस्कृति, वो पारस जिसकी अपनी पहचान थी, जिसके लिए जाने क्या क्या बोलते थे, ऐसे कई देश, उनकी लंबी कहानी है। अभी मैं इतने पे आता हूँ कि हमारे यहाँ तो जब हम काम करने के लिए भी दाल को इतना रचा बसा लिया शरीर के अंदर कि कोई थोड़ा 19-20 आदमी कोई काम करने की बात करे तो उससे मुहावरा बोलते, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा देख तो सही तेरा क्या क्या क्षमता है तेरी। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता, प्रोटीन के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है। वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। इसलिए एक बार जोर से बोले, भारत माता की। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते। भोपाल में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है और इस सब बैठक की अध्यक्षता आपको बताते चले कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने करेंगे और बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी तैयारियों पर रणनीति बनाना है। बैठक में जिले और ब्लॉक स्तर के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे और कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक में पार्टी की आगामी चुनाव और स्थानीय विकास कार्यों और सदस्यता अभियान पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक बीजेपी के संगठित और मजबूत बनाने को अहम भूमिका निभा सकती है। तो बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक होगी जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत भी हो सकती है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अजय जामवाल इसका नेतृत्व करेंगे और जहां पर कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। संगठनात्मक मजबूती को भी ये भोपाल में चर्चा होगी जिसको लेकर अहम माना जा रहा है। प्रसिद्ध गायक मिक्का सिंह उज्जैन में मौजूद श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने। मिक्का सिंह ने भक्ति भाव से आरती में भाग लिया और भक्तों के बीच में उत्साह बढ़ाया। भस्म आरती के दौरान ही मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई और मिक्का सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूजा में भागीदारी दिखाई और उनके इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने से मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। मिक्का सिंह ने इस अवसर पर कहा कि उज्जैन का माहौल महाकाल की भक्ति अद्भुत अनुभव और उन्हें यहां आकर बहुत ज़्यादा शांति और ऊर्जा महसूस हो रही है। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मिक्का सिंह ने
अनुभव अपना साझा किया है, आरती में शामिल हुए। और इसके साथ ही आपको बता दें, मिक्का सिंह ने मनोकामना सुख समृद्धि की रखी। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में उत्सव का माहौल भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी का दौर लौट रहा है। मौसम विभाग से मिले अपडेट के अनुसार बताया गया कि आगामी 4 दिन प्रदेश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। इनमें मुख्य रूप से ही ग्वालियर, चंबल संभाग जिले में सर्दी पड़ सकती है, जबकि भोपाल और उज्जैन में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि बारिश और घने कोहरे को लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। और वहीं पर आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते ही हाल ही में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरे हैं, तो कई पर इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। और इस सिस्टम का असर कम होने पर मौसम साफ होते ही एक बार फिर से ठंड का असर बढ़ रहा है। और शुक्रवार की रात ही ग्वालियर की बात करें, खजुराहो की बात करें, इसके साथ ही 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि कटनी और शहडोल और छतरपुर प्रदेश में सबसे सर्द मौसम रहा है। तो एमपी में ही 4 दिन तेज सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है। 4 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्वालियर सहित 10 जिलों में हल्का कोहरा रहने की भी संभावना है। लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।